वैल्यू ऑफ पाई बाय मोंटी कार्लो। ठीक है, हिंट के तौर पे आप लोग ले लो, आसान सा सर्कल एक यूज कर लो, यूजिंग यूनिट स्क्वायर, यूनिट सर्कल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है यहाँ से पाई आर स्क्वायर आता है फार्मूले में ना, तो यहाँ से पाई की वैल्यू आपकी सिमुलेट हो जाएगी। सेम जो ट्राई करें जरा। सर ये मतलब वो तो निकाली क्वेश्चंस रैंडम वेरिएबल वाली, तो इनको अब एक्सेल में करना है हमने काम। नहीं, आप लोग मुझे सब एक या दो पॉइंट्स दो, फिर मैं आपको कहूँगा तो वो मुझे शेयर करके दिखाना कि वो काम सही कर रहे हो कि नहीं। जी वैसे वहां तक तो कर लिए जहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स लेने हैं। हाँ जी, तो कोई से 2-3 रैंडम वेरिएबल ले लें और चेक करें आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। चलें ठीक है सर, देखते हैं। अच्छा, ये देखो मेरे शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। सर नहीं हो रही। नहीं, ये क्यों नहीं हो रही? सर एक थोड़ा सा एक चीज शेयर करनी थी। जी प्लीज। सर जैसे कैलकुलेटर पर हम लोग आंसर लिख लेते हैं और वो हमें अगला आंसर मिल जाता है ना, जी आंसर जी का नंबर 2 लिखना, वहाँ पर रैंडम नंबर लिख दें, जी जी, तो ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आसान हो जाएंगी। बिल्कुल कर ले। मुझे सिर्फ आपका मेथड देखना है कि आपको आ गया है कि नहीं आया, तो एक दो पॉइंट्स लेके बस कैलकुलेट करके दे दें। या चले सबसे पहले मुझे रैंडम वेरिएबल के लिहाज से वो जो इक्वेशन बनी है वो बताएं। ये आपका यूनिट सर्कल बन गया, सॉरी यूनिट बन गया स्क्वायर, इसके अंदर ये सर्कल बन गया, और इसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए, और ये पॉइंट जो है वो 0 0 है। जी सर। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा? 1,1 1 1,1, और ये पॉइंट -1 -1, -1 -1 -1 और ये पॉइंट सर 1 -1 1 और ये पॉइंट -1 1 -1, -1। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। इधर से x जब आप लोगों ने फाइंड आउट किया तो x क्या निकला? x = -1 + 2r1 -1 + 2r1, और देन y आपके पास निकला -1 -1 सेम +2r2 +2। ठीक है। अच्छा, और आप लोगों को मुझे ये बता सकते हो कि जिस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए थे तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सम, मतलब एक हमने यूज किया था कि ये वाला प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज किया था ना, याद हो तो, P ऑफ nx व P ऑफ अगर a है तो हम लोग यूज कर रहे थे कि n/m या m/n, याद है ना? जी सर। यानी Yes, टोटल, जैसे अगर आपके पास डाइस है तो उस पर अगर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और 10 आप लोगों के पास अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो 3 4 की, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती थी, इसका ये बन जाता था n इज इक्वल टू 2 m, सॉरी, और n जो है वो बन रहा है आपके पास 6, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती थी आपके पास 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये जो लास्ट या ये जो अभी हम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं इसमें प्रोबेबिलिटी किस तरह से यूज कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी तो इसमें भी पर यूज हो, इसमें यूं करेंगे कि पॉइंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स वाई आने की? नहीं, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये सेम वही है, सर सर्कल चेंज हुआ है ना, तो वहां पे हम लोगों ने एरिया ऑफ द सर्कल निकाला था, तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर है, तो यानी दूसरे लफ्जों में आर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो वो पाई रह जाएगा। तो क्वेश्चन तो सेम वही है, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी यूज की थी, तो क्या यूज की थी हमने, या अभी ये प्रोबेबिलिटी है तो कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है? सर ये 1/2 होगी। ये यूज हो रही है बाइनोमियल।
ठीक है, कैसे? आप गौर करो कि आपने जब पॉइंट्स यहाँ पे फेंके हैं, ठीक है, ड्रॉप किए हैं पॉइंट्स कुछ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स आप लोगों ने ड्रॉप किए हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो बाइनोमियल में क्या होता है? फेल एंड सक्सेस, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट जो सा ये वाला, ये फेल में आएगा सक्सेस में आएगा? सक्सेस में सर। सक्सेस में। तो यहाँ पर आप लोगों का सक्सेस आ गया। अच्छा, इसी तरह से ये पॉइंट फेलियर में है ना? यस सर। अच्छा, तो आप लोगों को याद हो तो एक्सेल फाइल के अंदर लास्ट में हम लोगों ने लिखा था 0 आए या 1 आए, याद है? यस सर, वो अब वो फेल और 0 सक्सेस ही और लिख 1 रहे थे। क्या था? 0 और 1 यही था ना कि बाइनोमियल फेल अब और सक्सेस। सक्सेस हो रही थी या फेलियर हो रही थी, ठीक है। ये वाला जो सा 1 है, ये तो टोटल हम लोगों ने वो एक्सेल फाइल के अंदर जब किया था तो यहाँ पे 1 1 1 1 आ रहे थे, कि टोटल हमें पता चल जाए कि हमने एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट किया। और ये जो है कभी 0 आ रहा था, कभी 1 आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। तो ये असल में क्या हो रहा है? बाइनोमियल आपके पास यूज हो रही है, फेल हो रहा है या सक्सेस हो रहा है, फेल सक्सेस, फेल सक्सेस। तो इस चीज को हमने यूज किया। तो डेट मीन ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये आप कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि उस वक्त हमें किस तरह की चीज चाहिए, ठीक है। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, और बाकी तो आई थिंक सो के कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास वो क्या फार्मूला था, सम ऑफ, जो आप एरिया ऑफ मतलब निकालते थे, m ओवर n यानी मीन इज इक्वल टू पाई, और साथ क्या लिख रहे थे? पाई स्क्वायर, और साथ क्या था? सर आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। नहीं, वो जो हम लोगों ने एंड पे जिसमें वैल्यूज पुट करके तो एरिया निकाला था, एरिया का फार्मूला हम लोगों ने लास्ट एम ओवर एन मल्टीप्लाई बाय मिनट में दोबारा 64। एरिया ऑफ सर्कल, जी क्या था? एरिया समीशन एम ओवर एन। एम एफ जी, वो था सर m जो ओवर n ब्लॉक है, टाइम्स जो आपके पास ये बॉक्स है, इसका रेडियस का स्क्वायर, याद हो तो यही था ना? ये सर रेडियस का स्क्वायर ही होगा, लेंथ। और दूसरा क्या था? सम ऑफ यानी मीन, उसका मीन निकाला था, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n m ओवर n, ये आप लोगों ने किया था, कुछ याद है? यस तो सर। अब एरिया क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर, यही है ना? तो आर स्क्वायर से कट गया, तो इसका मतलब पाई जस्ट आपके पास ये इसका सम है, यानी जो मीन है, बाकी सारा वही है। यानी लास्ट वाला जो काम हमने किया था उसमें से भी पाई निकल सकती थी, ठीक हो गया? जी सर। ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, वहां क्या कह रहे थे? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो दोनों चीजें सेम ही है, यानी क्वेश्चन एक ही है, पूछने का अंदाज डिफरेंट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? जी एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये जो हमने आर स्क्वायर लिखा है, ये एरिया स्क्वायर लिखा है ना? ये वाला, जी सर। हाँ जी, तो सर ये लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला ड्राइव किया तो था यार, जिसमें वो उसको किया था यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब 10 into 10 था, बल्कि वो एक हमारे ने बोला था 8 into 8 64 आ रहा है। जी सर बिल्कुल, मैं ये वही। आर नहीं है, ये स्केयर जो सा, ये थोड़ा सा इसको गलत मैंने कर दिया है, आर जो सा मैंने मल्टीपल, सॉरी गलत कर दिया। यहाँ पे ये आपके पास स्केयर आर नहीं है, बल्कि ये स्केयर का एरिया है, एरिया ऑफ द स्केयर। सर वो सेम है ना, आर भी और लेंथ भी? वो एक अलग बात है कि वो सेम हो गए तो कट गए, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो एरिया ऑफ द स्केयर है, ठीक है।
और वो सेम होने की वजह से वो ठीक है कट गए। तो ठीक हो गया जनाब, आगे जी चलें। सर, अब ठीक है। अच्छा, आगे आज हम लोगों ने अगर याद हो तो कहा था कि इंटीग्रेशन करनी है। सर xn is equal to a xn minus 1 yes sir, model mod m, जी m, ये आपके पास है। अब इसमें a और b हम लोगों ने कुछ भी ले लेने, a फॉर एग्जांपल 7 3 4 8 जो मर्जी ले लें। ठीक है, और इसी तरह से आपने m जो सा है वो भी कोई चूज करना है, yes sir, m भी कुछ चूज कर लें, 6 2 3 5 7 3 और जो भी आपने चूज किया। अच्छा, एक्स नॉट मतलब इनिशियल आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए जब आप यहाँ पे n1 पुट करोगे तो इस तरफ क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब है इस तरफ यहाँ पे इसके लिए इस इक्वेशन में n1 पुट करें ना तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल, चलें ये पुट करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास x1 इज इक्वल टू a x नॉट मॉड m। ठीक है, अब x नॉट हमें चाहिए, हम लेट कर लेते हैं x नॉट एनीथिंग 0.0 या 0.3456। हम लोग लेट कर लेते हैं 0.03212 अब यहाँ x1 देखो क्या है, x1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या सपोज की हुई है, 7 4 3 5 6 7। अच्छा, x नॉट जो उनसे हम लोगों ने अज्यूम कर लिया हुआ है 0.0325। अच्छा, उसके बाद m क्या हमारे पास 6 3 7 3 4। अब सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। 241 जी 241 65 241 65 65 point हाँ जी 0.9275 1.9275। ठीक है, मॉड सर ये 1 नहीं 63734, इसको जरा डिवाइड करें। ओके सर, 5 के बाद 1 नहीं है। ये तो 5 1 नहीं है, ये पीछे ये सर ठीक है, मैं कर रेज करता हूँ। डिवाइड करना है इसको, हाँ जी डिवाइड करें। 3 0.37 0.37 91 जी 0.37 9 9 1 1। अच्छा, अब इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 के लिए कर लेंगे, तो ये x1 जो है ये अब value क्योंकि क्या अब होगी? आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x2 इज इक्वल टू a x1 मॉड m। ठीक है, और अब आप वैल्यू पुट करोगे तो नहीं आ जाएगी, तो इस तरह से ये वैल्यूज जनरेट होती चली जाएंगी। कहाँ तक लेनी है हमने ये? कब तक करनी है, यस सर 2000। 2000 और ये एक्सेल से, हाँ जी ये मेथड हम सीख रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल जनरेट कैसे होते हैं। ओके सर तो इसका मतलब, ठीक है, तो असल में ये वैल्यू जो सी है वो आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हो, ये वैल्यू आप लोग उधर से भी ले सकते हो, एक्सेल से भी, प्रोग्रामिंग के दरमियान करें तो वहां से भी मिल सकती हैं। तो ये वैल्यूज तो आपको मिल जाएंगी,
लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो हम देखना चाह रहे थे। ठीक है, सर अच्छा रैंडम उसके बाद नेक्स्ट रैंडम वैल्यू का मतलब डमी वैल्यू है कुछ और है। रैंडम वेरिएबल ही है ना ये। अच्छा, ये जो अभी हम लोगों ने किया है, इस मेथड का जो नाम है वो क्या है जनाब, मल्टीप्लिकेटिव। यानी ये रैंडम वेरिएबल को जनरेट करने के भी एक नहीं है, बेशुमार मेथड्स हैं। तो ओके अभी फिलहाल हम लोगों ने एक छोटा सा देखा है, आसान सा। तो उसके अंदर क्या है, इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव। ओके आगे जी, मल्टीप्लिकेटिव कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट मेथड, ओके कॉन्ग्रुएंट मेथड कॉन्ग्रेंशियल मेथड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक बात और याद रखना, आगे लिखूं? जी 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 सर लिखे। अच्छा, इसके अंदर ये याद रखना कि अभी अभी हमने जो इक्वेशन लिखी है वो क्या लिखी है, xn इज इक्वल टू क्या a1 थी, axn axn माइनस -1 वन। हाँ जी, आगे मॉड, m मॉड्यूल m मोड एम। ठीक है, m। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो अक्सर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, xn इज इक्वल टू axn -1 प्लस c, यानी उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कि हमें बिल्कुल पता ही ना चले। कॉम्प्लिकेटेड मीन कि जो रैंडम वेरिएबल है वो एक्चुअली पहले से प्रिडिक्ट नहीं होने चाहिए। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो असल में काम कर रहे होते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कह लें कि हम लोग जो काम करते हैं उसकी मदद से हम फ्यूचर से रिलेटेड या ऐसी चीज जिसके बारे में कोई इल्म ना हो उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। प्रिडिक्शन के लिए अगर हमें पहले से ही डाटा मिल जाए तो वो प्रिडिक्शन गड़बड़ हो जाएगी ना, वो तो प्रिडिक्शन प्रॉपर नहीं होगी, बाइस्ड हो जाएंगे हम लोग। सर ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस तो सर प्रिडिक्शन के लिए सर सी की वैल्यू आपके लिए मेन होगी रोल अदा करते हैं, और रैंडम वेरिएबल जो रैंडम नंबर जो उनसे हैं उनको जितना ज्यादा अच्छे तरीके से जनरेट किया जाए, जितना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हो कि ये नंबर जो उनसे खुद जनरेट हो रहे हैं जिसका पहले से किसी को कुछ आइडिया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ जो उनसे आइडियाज यूज कर रहे होते हैं। उनमें से एक आइडिया हमने ये लिखा, और पहले में देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम देखें तो xn -1 mod m, यानी और दूसरे में हम लोगों ने प्लस c भी कर दिया। यदि वो जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी ओरिजिन में से पास गुजर करती हुई, हमने उस स्ट्रेट लाइन को एक दूसरी स्ट्रेट लाइन बना दी जिसके अंदर y इंटरसेप्ट भी इन्वॉल्व कर दिया। और इसको अगर आप करना चाहें तो और कॉम्प्लिकेटेड करते जाएं जितना मर्जी कर, ठीक है। तो रैंडम नंबर का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जनरेट करना जिनका पहले से हमें अंदाजा ना हो कि ये नंबर जो से हैं वो किस तरह के जनरेट होंगे, और इसी की बेस के ऊपर ये सारी सिमुलेशन बेस कर रही है। सर एक क्वेश्चन था मेरा हाँ सर जी, सर सी की वैल्यू आर्बिट्रेरी होगी या फिक्स होगी? यहाँ पे अब पहले जो उनसे दो वेरिएबल थे a और m, या दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे a और m, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए 3, a c एंड m। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो स्टार्ट में, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अपनी मर्जी से जब चूज कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। तो नंबर जो हैं वो बहुत बड़े कोई भी चूज किए जा सकते हैं ताकि बिल्कुल ही आइडिया ना हो। तो इसीलिए इसको प्योर रैंडम नंबर नहीं कहते, इसे सोडो नंबर रैंडम नंबर कहते हैं। ठीक है, प्योर नंबर इसलिए नहीं हो सकते कि यहाँ पे भी हम लोग जो पहले 3 चूज कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं ना, उसके बाद वो जनरेट होना शुरू हो रहे हैं खुद ब खुद ही, लेकिन शुरू के जो उनसे हैं उससे प्रिडिक्शन हो सकती है कि यार ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, यानी एक सीक्वेंस बन रही है ना। एक्चुअली ये जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो क्या हो रहा है, वो 0 और 1 के दरमियान की एक सीक्वेंस है, 0 और 1 के दरमियान की एक सीक्वेंस है जो बेस कर रही है a पे, m पे
और सी पर। यानी ऐसी सीक्वेंस जो है xn क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी बेस्ड ऑन a, m एंड c। ठीक है, अगर आपको a, m, c का अंदाजा है तो इसका मतलब है कि ये प्रेडिक्शन तो हो रही है, तो इसीलिए इसे प्योर रैंडम नंबर नहीं कहते, इसे सूडो रैंडम नंबर कहते हैं। एग्जैक्टली सर अगर हमें गिवन हमें नंबर तो हम उन्हें क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। स्टार्टिंग में गिवन है। ऐसा है कि हम लोगों ने ना पीछे ये सारा काम कर दिया हुआ है, तो ओके सर। उसमें आपके लेक्चर मिस हो गए थे, तो प्लीज़ उसको ज़रा देख लीजिएगा। और लिंक भी शायद मैंने भेजा हुआ है इसका, अगर नहीं भेजा हुआ है शायद वो पहले वाले का, कि रैंडम नंबर हम लोग मुख्तलिफ तरीके से शुरू में कैसे यूज़ कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने यूज़ कैसे किया, और आज के लिए हम लोगों ने मज़ीद थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख लिया। ओके सर। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है ओके सर। अच्छा, अब यूजिंग रैंडम नंबर टू एवेल्युएट इंटीग्रेशन, और ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही मांटो कार्लो इंटीग्रेशन है। तो हम अज्यूम करते हैं कि थीटा हमारे पास मौजूद था, 0 से 1 हमारे पास ये है, जी ऑफ थीटा डी थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 0 से 1 जी थीटा सॉरी गलत थोड़ा सा मैंने लिख दिया, क्या गलती की है, कोई बता सकता है? ये जो मैंने लिखा है इसमें एक ब्लंडर मारा है क्या? वो सारे मैथ के स्टूडेंट हैं। सर जी प्राइम ऑफ थीटा आ रहा था। नहीं, दोनों तरफ वेरिएबल मैंने सेम लिख दिए, आपने ये फर्क तो वो एक ही, मतलब गलत तो नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली थीटा जो है, जी सर। तो 0 से 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है अच्छा, और आप लोगों को सबको पता है कि ये जितना भी काम हम ये कर रहे होते हैं, तो उसमें एट द एंड हमें एवरेज ही फाइंड आउट करनी होती है। हम लोगों ने सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पर भी एवरेज ही फाइंड आउट की, और इसके अलावा जब हम आगे चले उससे पहले जो काम था वहाँ पे भी हम एवरेज ही फाइंड आउट कर रहे थे कि जी कितने ट्रक जो से हैं वो एम्प्टी हैं, या जो भी इसका सिलसिला है उसके अंदर कितनी मोटरसाइकिल थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने वेट के लिए सारी एवरेज यूज़ की थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एवरेज ही यूज़ हो रही होंगी। तो हम लोग एवरेज के लिए अगर स्टैट्स के अंदर देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, याद है? एवरेज के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आपके पास आती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। और ये एक्स है क्या, ये असल में ये है आपके पास सम, वही एवरेज जी। एवरेज क्या है, i इज इक्वल टू 1 टू k, i इज इक्वल टू 1 टू k j u i डिवाइडेड बाय k। ठीक है, और ये अप्रोच कर जाएगी कहाँ पे, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या थीटा की इंटीग्रेशन की तरफ, यानी ये थीटा की तरफ उस अप्रोच कर जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, कब, जब क्या चीज इंफिनिटी तक अप्रोच करेगी, ये जीरो नहीं थीटा है। ठीक है, कब, व्हेन के अप्रोच k अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि जितना बड़ा k हमारे पास होगा उतना ये रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि हमारे पास जब 1000 नंबर लिए थे या 2000 नंबर लिए थे, तो हमारे जितने ज्यादा नंबर आते चले जा रहे थे, रिजल्ट एक्यूरेट हो रहे थे, याद है ना? सर्कल की सूरत में वो जो एक्चुअल की यस साइज सर। में। तो यहाँ पर भी असल में ये सारा का सारा जो है, ये जो इंटीग्रेशन हम करेंगे उसके अंदर भी यही फार्मूला, यानी सम वो सॉरी एवरेज ही फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास जो, अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, दोबारा मैं लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 से हम लोग ले लेते हैं a से b g ऑफ x dx, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ऊपर तो थोड़ी सी डिस्कशन थी, अब वो 0 से 1 जरूरी नहीं है,
कुछ भी हो सकता है। 0 से 1 हम लोगों ने पता क्यों लिया? 0 से 1 हम लोगों ने इसलिए लिया कि जैसे अगर याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सर्कल लिया था और आज एक सर्कल लिया है, तो जो यूनिट चीज़ें होती है ना वो हमारी कैलकुलेशन को आसान कर देती हैं, इजीली हो जाती है। तो बेस लाइन हम लोगों ने 0 से 1 के लिए कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जितने भी क्वेश्चन हो हम उसके लिमिट 0 से 1 के दरमियान कहीं वेरी करवा दें, ठीक है। 0 to 1 या मतलब -1 to 0 इस तरह से वेरी जब हम करवा देंगे तो फायदा क्या होगा कि हमारे पास वो जो एक शिफ्टिंग होती है इधर उधर उससे बच जाएंगे और ओरिजिन के ऊपर ये इजीली काम कर लेंगे। समझ आ रही है बात ये? यस सर। यस अच्छा, अब जैसे ये थीटा इज इक्वल टू a to b g of dx है, अगर हमें यहाँ पे a की जगह 0 और b की जगह 1 लिखना हो तो क्या करेंगे? कोई बता सकता है? इंटीग्रेशन सबने किया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सर क्या करना है? देखो ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 0 से 1, तो यहाँ पे थीटा जो है a से b g of x dx आ रहा है, a से b g of x dx। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऊपर वाली शक्ल वो बन जाए और जस्ट उसका सम लें और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, कोई लंबा चौड़ा काम ही ना करना पड़े। तो ये a से b g of x dx ये हमें बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू x माइनस a ओवर b माइनस a, तो शायद ये 0 से 1 या -1 से 0 बना सकती है। चेक करें, यानी जितना आपके पास टोटल है ना x, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है a से b के दरमियान x को वेरी कर रहे हैं, उसमें से माइनस मैंने a किया और डिवाइड कर दिया टोटल से, तो वो अब 0 जब पुट करूंगा, मतलब कोई इस तरह की वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 से 1 आ जाएगा और ये हमेशा यही रहती है। y इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइड बाई b माइनस ए, टोटल को हमने डिवाइड कर दिया इनिशियल x माइनस ए से, यानी इसके दरमियान जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर दिया टोटल b माइनस ए से, टोटल लेंथ से, ठीक है। अब पुट करके अगर आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं, या एग्जांपल जब आगे आती है तो देख लेंगे। अच्छा, जब ये चीज आती है तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए जब चाहते हो तो इससे अगला स्टेप क्या करते हैं? याद है? चेक करते हैं। लिमिट्स हम लोगों ने चेंज करनी है और उसके बाद dx भी फाइंड आउट करना है ना जब लगाना है, तो यानी dx की वैल्यू चाहिए हमें। तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए dy इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a इंटू dx, ये आ जाएगा 1 ओवर b माइनस a इंटू dx। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? a प्लस b माइनस a इंटू y, ठीक है। x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a इंटू वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास g है वो कन्वर्ट हो चुका है अब a प्लस b माइनस a इंटू वाई dy, और इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 h ऑफ y dy। तो ये आपके पास वही जो गिवन या जो हम लोगों ने शुरू में कहा था कि हम अपने इंटीग्रेशन को इस तरह के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और जस्ट इसका फिर मीन लेके अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे, यानी इसमें रैंडम नंबर पुट करेंगे और उनका मीन लेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे और कुछ भी नहीं करना। सही है? तो यहाँ तक ये जो मैंने अभी लिखा है ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है जी, फुरकान के अलावा बाकी लोग? जी सर। अब हम लोग एक और इसके बाद ये जो रिजल्ट है ये क्या होगा? ये आपके पास रैंडम नंबर का सम, यानी यहाँ पे ये और इसके ऊपर रैंडम नंबर का सम, यानी i इज इक्वल टू 1 टू n या k, और इसी तरह से वो जो शुरू में हम लोगों ने लिखा था कि यहाँ पे h है, h ऑफ रैंडम नंबर, यानी जो भी में भी फॉर एग्जांपल r, और डिवाइडेड बाय n, ठीक है, डिवाइडेड बाय k, और k जो उनसे अप्रोच टू
इन्फिनिटी है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे एग्जैक्ट इंटीग्रेशन के हिसाब से बराबर आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल को फिर आप समझें तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो जाएगा। टेंडर लगा रहे हैं, टाइम काफी हो गया सर। आप जा सकते हो करना चाहें तो। सर मेरी लास्ट टेंडर जाएगी थी, आप वो गलती से आपकी ऑप्शन लगी थी आपने। अच्छा तो फिर ये जो काम हो रहा है इसको देख लो ना, ई एक्स पी ई पावर एक्स डी एक्स, हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि आपने सब्स्टिट्यूशन को इस चीज के बराबर लेके आना है, 0 to 1 कोई भी g ऑफ थीटा या x g ऑफ x इज इक्वल टू dx। तो वो करें ऑलरेडी 0 to 1 लिमिट्स हैं, यानी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसी से डायरेक्टली ये एक लाइन दो लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी क्या कह रहे हैं? सर लेट u इज इक्वल टू e की पावर x। हाँ जी तो e रेज़ टू पावर, ये असल में ये बन रहा है ना 0 to 1 e रेज़ टू पावर x dx। आपने इसको सॉल्व करना है और आमतौर पे हमारे पास ये इंटीग्रेशन के कोई रूल्स ही नहीं है कि जिससे ये सॉल्व हो सके, तो ये इसलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो करना क्या है, करना सिर्फ यही है कि ये वाला जो चीज है, ठीक है, इसके लिए रैंडम नंबर जो से वो पुट करेंगे और इसको कोई भी यानी x जो है, अगर आपको याद हो तो x हम लोगों ने लिखा था xn, या आपके कैलकुलेटर के ऊपर रैंडम नंबर मौजूद है, वो नंबर यहाँ पे जमा करते जाएं। ठीक है यहाँ फॉर एग्जांपल पहला रोड अभी आप लोगों के पास रैंडम नंबर अज्यूम कर लेते हैं, कौन सा है जी, इसको पहले लिख लेते हैं फार्मूले के मुताबिक, सम ऑफ i is equal to 1 to k g of u, ये रैंडम नंबर ही है, i डिवाइडेड बाई g, एक मिनट आपको एग्जैक्ट मैं वही लिख देता हूँ, x e पावर और उसके बाद e रेज़ टू पावर, यहाँ पे दोबारा हम लोग लिखते हैं e पावर, यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब वो रैंडम नंबर r i, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई k। अब सिंपल आप लोग करना क्या, अगर गौर करें तो रैंडम नंबर आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैंडम नंबर 0.01 0 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, 0.7635 जो आपके कैलकुलेटर के ऊपर मौजूद है, तो आपके पास जो पहली वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पे भी अगर आप लिख लें आई ही लिख लें, तो ये i1 जो है ये क्या निकलेगा, ये आपके पास निकलेगा exp इंटू e रेज़ टू पावर 0.7635 और डिवाइडेड बाई जी, बल्कि अभी तो के करना ही नहीं है, हमें सिर्फ यही फाइंड आउट करना है, के तो बाद में जितने अगर नंबर ले रहे हैं 20 50 60 70 80 100 200 तो वो आप लोगों ने एक कैलकुलेशन कर देनी है, तो यहाँ पे इसका एक रिजल्ट आ जाता है। फिर इसी तरह से ये i1 की बजाय इससे आप लोग देख लो j कह लो, अच्छा j2 आप लोगों के पास क्या है, exp e रेज़ टू पावर दूसरा रैंडम नंबर हम ले लेते हैं 2 इज इक्वल टू 0.3967, ये आपका जस्ट अज्यूम कि वहां से जनरेट हो रहे हैं, कहां से, जो आपके कैलकुलेटर हैं 3968, तो यहाँ से ये आपके पास फिर एक रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप रैंडम नंबर जनरेट करते जाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आप 50 100 200 1000 2000 3000 वैल्यू जब ले लोगे तो उनको ऐड करोगे तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। ओहो क्या, ठीक है सर, और इसमें असल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3, इसको दोबारा लिख देता हूँ 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं,
ताकि चेंज करना भी आपको आ जाए। -2 से +2 e⁻⁴ x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये 2 क्वेश्चन और जो अभी देखा है वो 3, तो इन तीनों को जरा ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। एक्सक्यूज मी सर, चलो चलो आप ये मैं दोनों कर दूंगा और अभी खाबर साहब से भी पूछ लेते हैं। ठीक है सर ये किस मेथड से करना है? जी, ये क्या मेथड था हमारा? मॉन्टो कर लो, मॉन्टी कार्लो इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।